नमस्कार, जेके चैनल की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्रिपाठी और जेके चैनल की खास पेशकश न्यूज रूम लाइव में हम आपको दिखाते हैं आज पूरे दिन भर की बड़ी खबरें और साथ ही वो खबरें जो पूरे देश भर में आज सुर्खियां बनी हुई है और उन पर चर्चा भी करते हैं। हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं और हर खबर के पीछे की सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। न्यूज रूम लाइव की अब शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे जो है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की। दरअसल अब समाजवाद एकदम शाही तरीके से नजर आने वाला है, क्योंकि 22 तारीख को मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है। वो 77 साल के होने जा रहे हैं, जिसे लेकर उनके अपने गृह क्षेत्र सैफई से लेकर राजधानी लखनऊ में पूरी तरीके से उत्साह का माहौल बना हुआ है और इसे लेकर समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं इस आयोजन को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसे पूरी तरीके से सफल बनाने की कोशिश भी की जा रही है, जिसे लेकर तमाम कार्यकर्ता और नेता एकजुट हो गए हैं। और यहां पर लोहिनी वाहिनी की तो अगर यहां पर बात की जाए, जो कि एक खास संगठन है, उन्होंने इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए एक नया फंडा पेश किया, जहां पर 77 किलो का एक केक काटकर लोगों में उसका वितरण किया गया। किस तरह का आयोजन ये होने जा रहा है, उसी पर सबसे पहले देखते हैं इस रिपोर्ट को। चाहे सपा सुप्रीमो कहें या फिर नेताजी या मुलायम सिंह यादव, नाम कोई भी ले लें, लेकिन आंखों के सामने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का चेहरा घूम ही जाता है। ऐसा कोई दिन नहीं जब मीडिया में उनका जिक्र ना हो। बिहार में महागठबंधन बना, लेकिन नेताजी के इकरारनामे का इंतजार होता रहा। नीतीश की ताशपोशी होती रही, लेकिन इंतजार नेताजी का ही होता रहा। नेताजी के इस जलवे पर तो उनके चाहने वाले कायल हैं और वो कार्यकर्ताओं को डांटते हैं, धुतकारते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं तो उसे ही अपना आशीर्वाद मान लेते हैं। तभी तो अपने प्यारे नेताजी के जन्मदिन का जश्न अभी से मनाया जाने लगा है। हर साल की तरह इस साल भी सैफई से लेकर लखनऊ तक हर तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जन्मदिन के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सैफई में दिवाली और होली एक साथ मन रही है। 22 नवंबर को नेताजी 77 साल के होने जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी नजारा सैफई की तरह ही है। जन्मदिन से एक दिन पहले ही राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने 77 किलो के लड्डू का केक काटकर लोगों में वितरित किया। जन्मदिन से एक दिन पहले कार्यक्रम माननीय मुलायम सिंह यादव की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे हैं, ताकि जन्मदिन के दिन ये लोग सैफई में रह सकें। साथ ही 77 किलो के लड्डू वितरण कर नेताजी के सपने को पूरा करने का संकल्प भी कार्यकर्ताओं ने लिया। तो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से उत्सुक नजर आ रहे हैं और हर साल ये महाआयोजन किया जाता है, जहां सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन होता है। पिछले साल भी इनका जन्मदिन पूरी तरीके से सुर्खियों में रहा था और साथ ही देखा था कि किस शाही अंदाज में मुलायम सिंह यादव ने अपने जन्मदिन का उत्सव मनाया है। और इस बार भी कुछ वैसा ही आयोजन देखने को मिलेगा, जहां पर सैफई से लेकर लखनऊ को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। तमाम तरह के आयोजन स्थल यहां पर बनाए गए हैं और साथ ही 77 किलो का केक काटने की भी यहां पर कार्यकर्ताओं की तरफ से योजना है। तो ये बात हुई मुलायम सिंह यादव के और उनके जन्मदिन को लेकर। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं बढ़ते हुए आतंकवाद के दंश की, क्योंकि जिस तरह से माली को अपना शिकार बनाया था आतंकवादियों ने, जिसके चलते अब माली जैसे देश में लगातार चिंताजनक हालात बने। हालांकि ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इससे पहले कल रेडिएशन ब्लू होटल को टारगेट किया था आतंकवादियों ने और इस हालातों के चलते 10 दिनों का आपातकाल पूरे देश में लग गया। हालांकि इसमें कुछ लोगों के मरने की भी खबर सामने, लेकिन ज्यादातर लोगों को सुरक्षित इस ऑपरेशन के दौरान निकाल लिया गया। इस पूरे खबर पर हमने बहुत इन डेप्थ चर्चा की है और साथ ही इस खबर की तह तक जाने की कोशिश की है मेरे सहयोगी अवनीश यादव ने, जो लगातार इस मुद्दे पर बने हुए थे और इस पूरे मामले पर जानकारी जुटाने की हासिल की। अवनीश से इस पूरे मामले पर ज्यादा हम जानकारी लेंगे। अवनीश, किस तरह से देखते हैं, माली का जो खतरा है काफी हद तक टल चुका है, ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना गंभीर ये पूरा हमला था, जहां 10 दिनों का आपातकाल लगा दिया गया है। इसके बारे में क्या कुछ ताजा जानकारी मिली अवनीश? देखिए, जिस तरह से माली में जो कल जिस तरह से एक बंधक बनाया 170 लोगों को, उसके बाद 27 लोगों की मौत हो गई, एक वाकई में एक बहुत बड़ी घटना है। जिस तरह से आतंकवाद लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है और पूरी दुनिया में एक खतरे के रूप में उभर रहा है। एक अलग अलग संगठन है, जिस तरह से पेरिस में हमला हुआ, जिस तरह से माली में ये पूरा वाकया हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया को लेकर के खतरे के रूप में आतंकवाद सामने आया है। हालांकि इसको लेकर के रसिया और फ्रांस लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं,
लेकिन दक्षिण अफ्रीका के माली में जिस तरह से सामने आया उसमें 20 भारतीय भी थे और हालांकि उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जिस तरह से इस्लाम के नाम पर अगर माली वाली पूरी घटना पर देखें तो जो चश्मदीद थे उन्होंने कहा था कि ये लगातार कुरान की आयतें जो लोग पढ़ रहे थे उनको रिहा कर दिया गया था। उससे साफ होता है कि ये लोग अपने जिस तरह से इस्लामिक स्टेट्स है, IS है, वो लगातार अपना खौफ पूरी दुनिया में मनाने में, जिस तरह से पेरिस में किया, ऐसे ही ये अलकायदा का जो पूरा घटनाक्रम है ये माली में लंबे समय से रहा है। हालांकि 2012 में इसको लेकर के ये पूरे सामने आया था, तब फ्रांस ने इसमें एक मध्यस्थता निभाई थी, एक समझौता हुआ था हाल ही में जून में, लेकिन अगस्त महीने में 2 महीने के बाद ही एक बड़ा माली के पास में एक कस्बा है, वहां पर भी एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 15 लोग मारे गए थे। लेकिन जिस तरह से कल 170 लोगों को बंधक बनाया उसके बाद हालात फिर से चिंताजनक हो गए हैं। मैं बताना चाहूंगा वहीं बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स, वहां पर भी आतंकवादी मतलब एक सूचना मिली है जिसको लेकर के पूरा तरह से हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहां पर लोगों से कहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और रविवार को वहां मेट्रो सेवा पूरी तरह से ठप रखी गई है। कुल मिलाकर के पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में आतंकवाद को लेकर के अफवाहों का दौर भी जारी है, लेकिन ये पूरी तरह से साफ है कि आतंकवाद किसी एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। लेकिन अवनीश, यहां पर एक और बात है कि जिस तरह से पेरिस हमला होता है, पेरिस हमले के बाद में आतंकी घटनाओं के इनपुट्स और जिस तरह की अफवाहों का दौर का आपने जिक्र किया था, लगातार इसमें इजाफा भी हुआ था। ऐसे में फ्रांस और कुछ पश्चिमी देश हैं जिन्होंने माली की इस घटना पर अपनी तीखी नजर बनाई हुई है। क्या लगता है कि कोई जवाबी कार्रवाई यहां पर हो सकती है इन देशों की तरफ से? देखिए, अगर जवाबी कार्रवाई की अगर बात करें तो अभी नहीं की है, लेकिन इस बीच फ्रांस और रसिया लगातार IS के जो हेडक्वार्टर हैं सीरिया में रखा, वहां लगातार बमबारी कर रहा है और अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक करीब 650 आतंकियों को ढेर भी किया जा सका है, जिसमें कई मिसाइलें, क्रूज लगातार रसिया दाग रहा है और रसिया इसको लेकर के पूरी रसिया ने भी इसका दंश झेला है। इससे पहले एक चार्टर्ड प्लेन जो जिसको गिरा दिया था उसमें भी रसिया के कई यात्री शामिल थे, लेकिन इससे पूरा साफ है कि आतंकवाद को लेकर के भारत भी अपनी इसमें बाकायदा अपनी मध्यस्थता निभाता रहा है और कहता रहा है कि आतंकवाद से मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन जिस तरह से रसिया और फ्रांस सामने आए हैं उससे एक बात साफ है कि अमेरिका को भी सामने आकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। हालांकि अमेरिका ने कहा है, लेकिन जिस तरह से जमीनी स्तर फौज उतारने से अमेरिका पीछे हटा है, वो कुल मिलाकर के आपसी सहमति बननी चाहिए। हाल ही में UN में IS के इस्लामिक स्टेट्स के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ है। यह प्रस्ताव फ्रांस के प्रायोजित प्रस्ताव था, इसको पारित कर दिया गया है। कुल मिलाकर आतंकवाद खात्मे के लिए एक पहल शुरू हो गई है। बिल्कुल, और ये पहल शुरू हुई है और जो तमाम बड़े देश हैं वह सब अपनी भूमिका निभाने को तैयार। हालांकि अमेरिका अभी तक इस पूरे अभियान से थोड़ा अलग थड़क पड़ा हुआ है, लेकिन अगर रूस और फ्रांस की बात की जाए तो लगातार आतंकियों के जो अड्डे हैं उन पर, और खासतौर पर सीरिया में कुछ ऐसे इलाके हैं जो आतंकियों के दबदबे वाले हैं, उन्हें खत्म किया जा रहा है, उन पर लगातार बमबारी की जा रही है। ये आतंकवाद की बात हुई। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि आसियान समिट के तहत मलेशिया पहुंचे और मलेशिया पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो समिट को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब आने वाली जो 21वीं सदी जो इस दौरान जो सदी है वो भारत और दक्षिण एशिया के जो मजबूत देश है उनकी है और अमेरिका और जो अन्य देश है वो अपना पूरा समर्थन यहां पर कर रहे हैं। और खास बात यह रही कि उन्होंने अब भारत को इकोनॉमिक पावर बनाने पर पूरा जोर दिया है। विदेशी निवेश को लेकर वो हमेशा से बात करते रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जब तक निवेश नहीं आता तब तक कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकता है। और उसी तरह का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने की बात पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को और अन्य देशों को भी यह सुझाव दिया है कि आप भारत में आए, भारत में आकर निवेश करें। मेरे सहयोगी पंकज पांडे मेरे साथ में है इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, किस तरह से देखते हैं, हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी निवेश को एक बहुत ज्यादा महत्व दिया है, PPP मॉडल को भी हमेशा देते रहे हैं। आसियान समिट को देखें तो एक बार फिर से इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने की बात पर उन्होंने जोर दिया है और साथ ही अन्य देशों को भी आमंत्रित किया है कि आप भारत में आइए, निवेश कीजिए। कितना कारगर आप इसे समझते हैं, कितना सफल ये होगा? देखिए, आसियान के जो देश हैं उसके साथ भारत के संबंध हमेशा से बहुत मधुर है। भारत हमेशा से आसियान देशों के साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, या आप कहें कि स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए आप तमाम तरह के प्रयास हमेशा करते रहे। आप देखेंगे आसियान देशों के जो शुरुआती जो 5 देश थे, चाहे वो मलेशिया कह लें, इंडोनेशिया कह लें, थाईलैंड कह लें, सिंगापुर कह लें, इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी 60 के दशक में, शुरुआत हुई 60-70 के दशक में। और उसके बाद एक बार खास मौका फिर से है कि जो समिट हो रहा है वो मलेशिया में ही हो रहा है, कुआलालंपुर में हो रहा है। इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है ये। और PM का जो दौरा होता है
वो हर बार जाते हैं तो कुछ नई चीज लेकर वो आते हैं और नई बात वहां पर रखते हैं, वहां पर है। अगर आप यहाँ पर बात करें तो आसियान के साथ भारत का संबंध कुछ ऐसा है कि 2003 में अलग से आसियान और इंडिया बिजनेस काउंसिल भी 2003 में गठन किया गया था। उस बिजनेस काउंसिल का गठन करने के बाद से दोनों जो है भारत और आसियान के देशों के बीच में जो कारोबार बहुत तेजी से आगे बढ़ा, खासतौर से टूरिज्म को ले ले तो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि इन देशों के साथ जो भारत का एक जो टूरिज्म का आदान प्रदान है वो बहुत ज्यादा, बहुत से लोग भारत के वहां जाते रहते हैं और करते हैं। और इसीलिए आज जब उन्होंने संबोधित किया वहां पर, तो इलेक्ट्रॉनिक वीजा जो है वो अवेलेबल कराने की बात उन्होंने की यहाँ पर है। इसके साथ साथ उन्होंने इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने की बात की और कहा कि 21वीं सदी जो है वो एशिया का होगा। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का यहाँ पे ये कहना एशिया के लिए सिर्फ तो था, लेकिन एशिया में खासतौर से आसियान के लिए था, क्योंकि उन्हें पता है कि आसियान के साथ यदि भारत जुड़ जाता है तो जो इसके जो आप पूरे आप देखें जीडीपी को देखें तो कुल मिलाकर आसियान देशों के जीडीपी के साथ अगर भारत का जीडीपी जुड़ जाता तो चाइना कहीं पीछे रह जाता है कई ट्रिलियन में, मतलब यानी कि कुल मिलाकर जापान के आसपास आसियान देश और भारत दोनों को मिला लें तो जीडीपी पहुंच जाता है। तो प्रधानमंत्री का ये दावा ऐसा ही नहीं था कि जो 21वीं सदी जो होगा वो एशिया का होगा। इसके साथ साथ आज खास एक बात जो यहाँ पर पीएम मोदी ने रखी है कि आसियान देशों की जो संस्कृति के अध्ययन के लिए, उनकी सभ्यता के अध्ययन के लिए शिलांग में वो एक स्टडी सेंटर बनाने जा रहे हैं। आसियान स्टडी सेंटर की घोषणा उन्होंने आज की है। तो इस लिहाज से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भारत के लिए, खासतौर से क्योंकि आपके सबसे करीब अगर कोई देश है, इधर अगर आप छोड़ दें पूर्व की तरफ बढ़े तो पूर्व में सारे के सारे जो है वो देश हैं जो इसके भारत के संबंध अच्छे और मधुर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि भारत के संबंध इनसे अच्छे बने रहे हैं और उसको लगातार आप विकसित करें। 2003 में बिजनेस काउंसिल आपने बनाई और जो कारोबार है, आयात निर्यात है, और ये बात उन्होंने कही भी कहीं ना कहीं आसियान देश के लोगों को निवेश करने के लिए काफी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीने के कार्यकाल को हम देखें तो जो व्यापार घाटा है वो लगातार भारत में कम हुआ। व्यापार घाटा यानी साफ तौर पे कि आयात हम कम कर रहे हैं निर्यात के मुकाबले, यानी व्यापार घाटा। फिर उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटा भी हम लगातार पाट रहे हैं, यानी कि खर्च के मुकाबले जो भारत का जो एक रेवेन्यू जब जनरेट करते हैं, जो कमाई है और जो खर्च होता है उसका अनुपात भी लगातार कम हो रहा है, यानी कि होना चाहिए कम, तब आपकी इकोनॉमी आपकी अच्छी और बैलेंस्ड होती है। साथ ही कहा कि महंगाई दर में इन्फ्लेशन में लगातार हम अब गिरावट दर्ज कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या है कि हमने जीडीपी का लगातार जो हमारा बना हुआ। एक खास बात उन्होंने कही, तब लोगों ने काफी वहां पे मुस्कान भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि हमारा जो है इन्फ्लेशन गिर रहा है, हमारा व्यापारिक जो घाटा है वो गिर रहा है, हमारा जो वित्तीय घाटा है वो कम हो रहा है, लेकिन हमारा जो विकास दर है वो बढ़ रहा है, लेकिन रुपया जो है वो स्टेबल है। तो कुल मिलाकर कहें कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। आप हमारे देश आइए, भारत में आइए, निवेश कीजिए, बहुत अच्छा माहौल हम आपको देंगे। बिल्कुल, और बार बार निवेश का यहाँ पर जिक्र किया और आर्थिक उन्नति को लेकर के खासतौर पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत लगातार तरक्की कर रहा है और ऐसे में जो अन्य देश है वो अपना पूरा समर्थन दे। भारत भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग और पूरा समर्थन अन्य देशों को देता रहा है, लेकिन ऐसे में आपसी समझौते और आपसी समझदारी के चलते ही एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। न्यूज रूम लाइव में यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे सुखबीर सिंह बादल के हमले की, जिन्होंने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया है। पहले देंगे एक ब्रेक।